ओके, चलिए देखते हैं महान्यायवादी विषय में आगे। सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। इसकी महान्यायवादी। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, वही एक महान्यायवादी में योग्यताएं होनी चाहिए। ओके, महान्यायवादी का कर्तव्य क्या होगा कि विधि से संबंधित जो भी मामला होगा वो किसके सामने प्रस्तुत करना होगा? महान्यायवादी को संसद के। राष्ट्रपति को देता है ना। राष्ट्रपति को। आगे महान्यायवादी कहाँ 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 भाग ले सकता है कि कहाँ कहाँ के अधिवेशन में? मतलब जहां पर वो लोकसभा चाहे और तो राज्यसभा लोकसभा में दोनों में। भाग ले, चाहे तो राज्यसभा में भाग ले, दोनों जगहों पर। लेकिन मतदान करने का हक वोटिंग उसे, राइट नहीं होते ऐसे। वोटिंग राइट्स नहीं वोटिंग होती। राइट ओके, नहीं होते हैं। वेरी गुड। आगे कह रहा है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ओके, और इसी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति उसे निर्धारित करेगा। मतलब इसका वेतन फिक्स नहीं होता है, जितना राष्ट्रपति कहेगा उतना वेतन महान्यायवादी को मिलता है। क्लियर? और अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है। ऐसे इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं। जैसे संसद सदस्य को वेतन और वेतन नहीं, जो भत्ते और विशेषाधिकार होते हैं, जैसे एक संसद सदस्य को मिलता है वैसे इसको भी मिलता है। लेकिन वेतन का निर्धारण कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ओके, राष्ट्रपति। अब आगे कहें आर्टिकल 165 किससे संबंधित है? महाधिवक्ता से। आर्टिकल 165 का संबंध किससे है? 76 का महान्यायवादी और 165 का महाधिवक्ता से संबंधित है। ओके, अब इसमें हम बात करें महाधिवक्ता के विषय में। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है, उसी को महाधिवक्ता नियुक्त कर देता है। तो जैसे सेंट्रल में महान्यायवादी है, वैसे राज्य में क्या होगा? महाधिवक्ता होगा। तो राज्य का सर्वोच्च कौन होता है? राज्यपाल। और पूरे भारत का सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति विधिक अधिकारी किसको नियुक्त किया? महान्यायवादी को। राज्यपाल महान्यायवादी। विधिक अधिकारी किसको नियुक्त किया? महाधिवक्ता को। महाधिवक्ता। ओके, महाधिवक्ता का वर्णन किसमें है? 165 आर्टिकल में है। ओके, ये भी वही काम करता है, राज्य सरकार के विधिक संबंधी मामलों में परामर्श देता है। ओके, जैसे वो सेंट्रल का दे रहा था वैसे राज्य का देता है। प्रथम विधिक सलाहकार होता है। 165(3) के अनुसार यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा और वही पराशरी प्राप्त करेगा जो राज्यपाल निर्धारित करेगा। तो दोनों समझ में आया, महाधिवक्ता और हाँ जी। महान्यायवादी। ओके, अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? महालेखा परीक्षक, जिसको क्या कहते हैं? सीएजी ना, कैग के विषय में। कैग के विषय में कहते हैं इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 148 के माध्यम से राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ओके, यह अपने पद से केवल उसी रीति के आधार पर हटाया जाएगा जिस रीति क्या, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है, जिस प्रकार से महाभियोग। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे इसको भी हटाया जाएगा, कैग को भी। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत कैसे हटाया जाता था उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को? महाभियोग। नहीं, महाभियोग तो केवल राष्ट्रपति के लिए है, ठीक है। महाभियोग शब्द का उल्लेख केवल राष्ट्रपति के लिए। हालांकि प्रक्रिया महाभियोग जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भी होता है, लेकिन अगर कहा जाए महाभियोग शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए। केवल ओके, राष्ट्रपति। ओके, अब इसमें कह रहा है कि कैसे हटाया जाता है न्यायाधीश को। अच्छा, कैसे हटाते हो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को? तो उसमें कैसे हटाते हैं? आपको पहले सिद्ध करना होता है कि इसने सिद्ध कदाचार या असमर्थता किया। दो आधार। राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या था? जब वो संविधान का अतिक्रमण करेगा। और यहाँ पे क्या है? सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। और दोनों सदनों के विशेष बहुमत से जब कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तभी तभी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटता है या कैग हटता है। ओके, क्लियर हो गया बात? हाँ जी। ओके, आगे चलते हैं। 148(4) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर पात्र नहीं होगा। जब वो कैग का पद खत्म हो जाएगा तो कहीं का नहीं रह जाएगा, कोई और मतलब कार्य नहीं कर सकता। कहां पर? ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का और ना ही स्टेट गवर्नमेंट का, कोई भी पद नहीं ले सकता। ओके, उसके बाद कहा गया एज है इसका लाइक कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह।
आगे कह रहा है इसका जो कार्यकाल होता है कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। ओके, 6 वर्ष तक तो रहेगा, अगर 65 वर्ष उसके पहले आयु पूरा हो जा रहा है तब भी हट जाएगा। इसको लोक लेखा समिति का आंख व कान भी कहा जाता है। आएगा लोक लेखा समिति का आंख और कान किसको कहा जाता है, कैग को। ओके, अनुच्छेद 149 148 किससे संबंधित है, कैग। 3 आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा, 76 करेक्ट से महान्यायवादी, फिर पढ़ा कितना 165 महाधिवक्ता का 165 165 महाधिवक्ता, फिर 148 कैग। कैग, फिर 149 में बताया गया है भारत के महालेखा परीक्षक का कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारित किया गया है। कहां पर, आर्टिकल 149 में। 151 के अनुसार भारत के महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है। मतलब जो संघ के लेखा जोखा होता है, महालेखा परीक्षक उसे किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति के समक्ष। ओके, राष्ट्रपति क्या करता है, इसको सदन में प्रस्तुत करता है। ओके, अनुच्छेद 151(2) के अनुसार महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के, महालेखा परीक्षक का दो काम है, इसीलिए इसको आंख और कान दोनों कहा गया है। क्या करता है, सेंट्रल का भी लेखा जोखा प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति के पास, और स्टेट का भी लेखा जोखा किसके पास प्रस्तुत करता है, राज्यपाल के पास। ओके, राज्यपाल के पास। और राज्यपाल उसे कहाँ देगा, जैसे राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत कर रहा था वैसे राज्यपाल विधानमंडल में। ओके, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। ठीक है, किसने कहा है, बी.आर. अम्बेडकर ने। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक 1971 को प्रभावी बनाया गया। महालेखा परीक्षक का प्रावधान संसद में 1971 के अधिनियम के माध्यम से लाया गया। ओके, इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार ने महालेखा परीक्षक को अलग करने हेतु संशोधित किया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति के पास कितना, 3 लेखा परीक्षा प्रस्तुत करता है। एक विनियोग विधेयक पर लेखा देता है, और एक वित्त विधेयक पर लेखा देता अपना, और एक सरकारी उपक्रम से संबंधित। ओके, कौन कौन सा कैग प्रस्तुत करेगा राष्ट्रपति के पास, विनियोग विधेयक से संबंधित। विनियोग विधेयक होता क्या है, विनियोग विधेयक मतलब जैसे धन से संबंधित कोई मामला है, उसमें कुछ चेंजिंग कर करके जो दोबारा वापस उसको देता है राष्ट्रपति को, उसको कहते हैं विनियोग विधेयक। ओके, और वित्त विधेयक भी वही है, वित्त से संबंधित जो लेखा जोखा होगा वो राष्ट्रपति को देगा, यही। ओके, और सरकारी उपक्रम समझ ही रहे हैं। तो 3 प्रकार के विधेयक ऐसे होते हैं जो कैग राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करता है, विनियोग विधेयक और वित्त लेखा और सरकारी उपक्रम संबंधी। ओके, राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों में इनके जो भी प्रस्ताव रहेगा, विनियोग विधेयक हो गया या जैसे लेखा परीक्षक हो गया, जो भी है वित्त लेखा हो गया, इसको संसद के पटल पर रखवाता है। ठीक है, इसके द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को। क्या हमारी बातें सारी समझ में आ गई अब? अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिख रहा है सबको, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। कानूनी विषय भारत सरकार की बात कर रहा है, ना कि राज्य सरकार की। भारत सरकार को कौन देगा, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ना, जिसको क्या कहा जाता है, महान्यायवादी। ओके, आर्टिकल 76 में वर्णन है, 76(2) में ऐसा कहा गया है। आगे कह रहा है भारत निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, महान्यायवादी धारण करता है ना। अच्छा देखो, और लोग जो हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की बात कर रहे हैं। कैग तो 6 वर्ष या 65 वर्ष रहेगा ना, कैग की तो नियुक्ति करता है वो, और वो नियुक्ति करता है, बस हटाने का इसको प्रावधान कोई नहीं है। ठीक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसकी भी नियुक्ति करता है। लोकसभा अध्यक्ष, इसका कोई इस पे प्रभाव ही नहीं है। तो हुआ क्या आंसर कहे सही, भारत का महान्यायवादी। ओके,
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या राष्ट्रपति संसद की द्वारा। सिफारिश और राष्ट्रपति द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा ना, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। फिर कह रहा है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी समझा जाता है? इसी को महान्यायवादी। समझा जाता महान्यायाधीश। महान्यायवादी को भारत का कह रहा है। अच्छा, निम्नलिखित में से किसको राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी समझा जाता है, ये बताएंगे दीप मैम आप? महाधिवक्ता। ठीक। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम विधिक अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी। ओके, अगला क्वेश्चन हम कहें अगले क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार का मुख्य विधिक परामर्श कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? महाधिवक्ता को क्या कहते हैं? स्टेट में जो होता है महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल होता है। हाँ ठीक, तो स्पेलिंग थोड़ा जानते रहिएगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं महाधिवक्ता को? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग कहते हैं ना? नहीं, कैग दूसरी चीज है, अभी आपने लेट कर दिया। परीक्षा का। अच्छा, अभी लेट कर दिया आने में। भारत के अटॉर्नी जनरल विधिक सलाहकार होते हैं। अटॉर्नी जनरल किसको विधिक सलाहकार होता है? किसका? भारत के राष्ट्रपति। महान्यायवादी। भारत के एजीआई। किसका होता है? एजीआई भारत के आर्टिकल राष्ट्रपति। 76। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों का पालन में भारत सरकार, राज्य, क्षेत्र और सभी न्यायालयों की सुनवाई करने का अधिकार होता है? कहाँ कौन है ऐसा जो सभी न्यायालय में जा सकता है, सुनवाई कर सकता है? ये आपका महान्यायवादी। महान्यायवादी ना। हाँ जी। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महान्यायवादी के विषय में बताइए, विचार कीजिए कौन सा क्वेश्चन कथन सही है। पहला कह रहा है वह भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है कि गलत? नहीं, सही है। सही है, पहला सही है। महान्यायवादी तो नियुक्त करता है इसको। वो प्रसाद पर्यंत के उससे मिलता है। नहीं, प्रसाद पर्यंत तो रहता है, लेकिन नियुक्ति भी तो इसका वही करता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर प्रसाद पर्यंत है तो नियुक्ति नहीं करेगा, नियुक्ति करेगा। प्रसाद पर्यंत मतलब ये होता है जब तक वो चाहेगा तब तक रहेगा। ठीक। तो पहला कथन सही हो गया। दूसरा कह रहा है उसमें ये वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होनी चाहिए। ठीक है। यही दोनों योग्यताएं मैंने बताया ही था उसके विषय में। फिर कह रहा है उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो कुछ बताया नहीं। फिर कह रहा है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। महाभियोग शब्द की व्याख्या नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक है। और पहली बात तो हटाने का इसको जो प्रावधान है, महाभियोग शब्द जो लगा दिया इसी की वजह से गलत हो गया। ठीक है। हाँ जी। केवल बताया गया है कि न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है वैसे हटाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही है बताना है। इसमें पहला कह रहा है राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हत हो। सही है कि गलत? सही है। पहला ठीक है। ठीक। दूसरा कह रहा है महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद द्वारा अवधारित होगी। नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा ना, दूसरा रॉन्ग है। तो दूसरा गलत हो गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बताना है कौन कौन सा कथन सही है। भारत के महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही भारत सरकार का एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत के संसद के बैठकों में भाग लेने का अधिकार है। सॉलिसिटर थोड़ी ना, अटॉर्नी जनरल है। एक तो महान्यायवादी है, महान्यायवादी सही दिया है,
दूसरा जो कह दे रहा है महान्यायवादी के साथ सॉलिसिटर जनरल, भारत का कौन सॉलिसिटर जनरल होता है? स्टेट का होता है। स्टेट का होता सॉलिसिटर है सर। जनरल तो स्टेट का होता है ना। एक गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, कह रहा है एक एक शब्द का प्रयोग है, यहाँ राज्य होता है अगर, तब भी गलत होता है। ठीक है, भारत के वो संविधान एकमात्र के अनुसार अधिकारी है। भारत का महान्यायवादी अपना पद त्याग देता है जब वह कब त्याग देता है? भारत कह रहा, फिर से सुनिए इसको, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना पद त्याग देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं है ना। वो तो केवल तभी कंडीशन है कि जब 2/3 बहुमत से जब उसने सिद्ध कदाचार किया होगा या उसके आचरण पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा और 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से पारित हो जाएगा, तब हटेगा। क्लियर? हाँ जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है महान्यायवादी के विषय में बताइए कौन कौन से सही है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है कि नहीं ले सकता? भाग ले सकता ले है। सकता है। ओके, फिर कह रहा है लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है? नहीं। अरे जब वो कहीं और का नहीं हो सकता तो यहाँ कैसे होगा? ठीक, लोकसभा में बोल सकता है, हाँ बोल सकता है। मतदान कर सकता है? नहीं। नहीं, मतदान नहीं कर सकता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3 सही। ओके, दूसरा सही है, ध्यान देना। दूसरा, वो किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है महान्यायवादी। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? महान्यायवादी ना संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अब दूसरा दिया था भारत का महान्यायाधिकर्ता, ऐसा कुछ नहीं, मुख्य न्यायाधीश, वो भी नहीं ले सकता। तो हो गया कौन? महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद को संबोधित कर, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? संबोधित मतलब संसद में बोलने का। भारत के महान्यायवादी बोल सकता है ना संसद में। हाँ जी। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी संसद की बैठक में भाग ले सकता है कौन? महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन वो भाग ले रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी के विषय में कुछ बोला गया है, दोनों सदनों में बोल सकता है, अन्य कार्यवाही या सम्मिलित होने में किसी संसदीय कमेटी में सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं। ऐसा कौन व्यक्ति है? महान्यायवादी ना, जिसको भारत का अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। ओके, आगे कह रहा है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारत सरकार की कार्यवाही में भाग ले सकता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है वही क्वेश्चन फिर है, भाग ले सकता है दोनों सदनों में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। किसी एक सदन में भाग ले सकता है, कौन ले सकता है? महान्यायवादी ले सकता है। ठीक है, संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, महान्यायवादी भी ले सकता है और उपराष्ट्रपति भी तो लेता है, सभापति के रूप में। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो वो भी सही हो जाएगा राज्यसभा में। ओके, अगर कहता सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? विधिक सलाहकार होता है ना, कानूनी सलाहकार। कानूनी सलाहकार होता है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा सी? फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। अगले क्वेश्चन में कहा गया है भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक न्यायिक सलाहकार ना, न्यायिक सलाहकार होता है नहीं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी सलाहकार होता है ना, ऐसा कुछ है। बी है सर, बी है इसका आंसर करें। हाँ, एक न्यायिक सलाहकार है, न्यायिक सलाहकार होता है ये कानूनी और अटॉर्नी जनरल। और किसको सलाह देता है? भारत सरकार को सलाह देता है, किसी राष्ट्रपति को नहीं। ठीक है, ये भारत सरकार को सलाह देता है। क्लियर? अगला कह रहा है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार कौन परामर्श देता है? राज्य के लिए कह रहा है सॉलिसिटर जनरल, राज्यपाल। सॉलिसिटर जनरल ना। हाँ जी, राज्यपाल को सलाह देता है सॉलिसिटर जनरल। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल या महान्यायाधिकर्ता? एडवोकेट जनरल ना, एडवोकेट जनरल।
उसी को तो कहते हैं महाधिवक्ता। हम्म। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? वही होगा महाधिवक्ता ना। महाधिवक्ता। सॉलिसिटर जनरल कोई और होता है, सॉलिसिटर जनरल महाधिवक्ता को नहीं कहते हैं, ठीक है। इसको तो एडवोकेट जनरल बोलते हैं महाधिवक्ता। ठीक। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन होता है? वही महाधिवक्ता एडवोकेट महाधिवक्ता। फिर आगे वही क्वेश्चन फिर कह रहा है भारत के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्य के भारत का राष्ट्रपति महाधिवक्ता द्वारा राज्यपाल। संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। यहाँ राष्ट्रपति और राष्ट्रपति कोई कॉन्सेप्ट नहीं ना, राज्यपाल करता है उसको तो। राज्यपाल करता है। फिर कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के तहत राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों के मूल अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है। जी हमको समझिए फिर से इसको, कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है। ये कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार, ये सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार नहीं होता है ऐसा ही, ये कानून में संविधान में वर्णित है, ऐसे होता है। हाँ? कानून विषयों पर परामर्श देता है तो। बस पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या को। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन एक गलत हो गया। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता मूल अधिकारिता और अपीलीय अधिकारिता होती। सलाहकारी जो उसमें जुड़ा था शब्द, इसी वजह से गलत हो गया, ठीक है, एक वर्ड की वजह से। सिविल तो कोर्ट से संबंधित हो गया ना, सिविल हाँ देखिए, सलाहकारी केवल सलाहकार जो देता है, राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? अनुच्छेद 143 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट देगी ना। तो सलाहकारती अख्तियारता के पावर केवल किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसमें एक शब्द ये जो जुड़ गया, इसकी वजह से गलत हो गया, ठीक है। अगला कह रहा है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कैग की राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। ओके, अच्छा आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कैग का वर्णन है? अभी पढ़ा था हम लोगों ने। 76 किसके लिए थे? 76 महान्यायवादी के लिए था। उसके बाद आर्टिकल 156 सॉरी 165 165 महाधिवक्ता। महाधिवक्ता अनुच्छेद 148 ये कैग। ये कैग के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 148। अगला क्वेश्चन कह रहा है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत करता है? अपना जो प्रतिवेदन होता है संघ के स्तर पर किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के करेगा। हाँ, संघ के स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य के स्तर पर राज्यपाल। तो इसका अभी देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, भारत का राष्ट्रपति। ओके, फिर कह रहा है, फिर वही क्वेश्चन दे दिया, प्रतिवेदन किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है ना। उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर कह रहा है एक मिनट जी, ये कह रहा एक ट्रिक है, जैसे मान लीजिए कि जो केंद्र का अनुच्छेद होता है, अगर राज्य का अनुच्छेद ज्ञात करना हो तो उसमें 89 जोड़ दें। अगर 200 के ऊपर पहुंचने लगे तो 90 जोड़ दें, वो बराबर आ जाता है ना। सही है कि गलत? एक बार फिर से बताइए, क्या बताएं आप? मैंने कहा कि अगर केंद्र का कोई अनुच्छेद आपको याद है, राज्य का यदि याद करना है, हाँ 76 जैसे 75 में 89 जोड़ दीजिए तो जितना आएगा वो चीज राज्य से संबंधित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री का हुआ, या 80 में राज्यसभा का मान लीजिए है, तो अगर हमें विधान परिषद निकालना तो 89 जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। तो मतलब जो है वो विधान परिषद हो गई जो है। और इसके बाद जो है अगर लोकसभा 79 में है तो उसमें 89 जोड़ देंगे, जो आएगा वो। यही है कि अगर ये जोड़ने के बाद 200 हो रहा है तब उसमें 90 जोड़ेंगे, अगर 200 के नीचे है तो 89 जोड़ेंगे, तो दोनों के अनुच्छेद याद हो जाएंगे। सबसे सरल तरीका ये। सही है कि गलत?
ये अच्छी है ना? बता दीजिए। ट्रिक अच्छी है। मान लिया एक हमको मिनट, सेंट्रल के याद है तो स्टेट का नहीं याद है तो निकल आएगा। मान लिया हाँ, क्वेश्चन में निकल पूछा आएगा। गया है तो। कोई भी कर सकता है इसको। एक बार आप लोग एक चेक करिए, मिनट। तो जैसे एक आपने बार आप कहा चेक करिए। जैसे आपने कहा कि जैसे मान लो कि महान्यायवादी का 76 है, हाँ, उसमें और 89 जोड़ महाधिवक्ता, दो। हाँ, उसमें उसमें जोड़ दीजिए तो ये निकल के आ जाएगा इसका, मतलब राज्य बिल्कुल का। निकल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, मान लो हंड्रेड निकल गया, की इसका आर्टिकल 89 जोड़ नहीं पा रहा गया, ओके। अच्छा, कब आप हम्म 200 वाला क्या बता रहे हैं? जब वो 200 में जैसे अगर जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा अनुच्छेद ले आइए, जैसे मतलब केंद्र से संबंधित हो। मान लीजिए ओके। बजट का जोड़ दीजिए। अगर उसमें 112। जोड़ने के बाद मान लीजिए 112 का, वो तो सॉरी 200 के नीचे ही होगा। ऐसा अनुच्छेद जो इसका हो, मतलब कि केंद्र का हो, अगर उसमें अच्छा, राज्य से संबंधित जोड़ना हो तो 200 के ऊपर जाएगा, तो उसमें 90 जोड़ना है। एक मिनट, हमको ये बताइए कि जो मतलब दोनों को जोड़ने पर ऐड जो 200 के ऊपर जाए। जो नहीं नहीं कुल हाँ, योग, जब 200 के कुल ऊपर योग जो 200 से ऊपर चला जाए जब उसमें 200 एक के नंबर और ऊपर प्लस जाने कर लगे देना तो है। 90 जोड़ना है। हाँ, तो एक और वही प्लस मतलब कर एक देना, प्लस कर मतलब दोगे। 90 जोड़। हाँ, हाँ, अच्छा, 90 का जो मतलब है कि ऐड जब 200 करने से पर 200 मान चला है, जाए। आप समझिए क्या क्या बताया गया, समझिए आप लोग थोड़ा। जैसे सेंट्रल का या स्टेट का कोई एक आपको पता है आर्टिकल, उसमें कि हम्म दूसरे वाले का आपको जोड़ना है, कितना वो होगा उसका आर्टिकल, अगर ये याद करना है। अगर दोनों का मान जोड़ने पर, मान लो जैसे जितना सेंट्रल का पता है उसमें अगर 89 मैंने जोड़ा और 200 के ऊपर वैल्यू चला गया, तो 89 की जगह 90 जोड़ेंगे, तो स्टेट का अगर लिखे रहोगे तो सेंट्रल का आ जाएगा, ऐसा कुछ। वही 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 आप लाइन पे रहिए, बता रहा हूँ। ठीक ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा 76 किसका होता है, महान्यायवादी का होता है। और इसमें अगर हमने बोला था अगर 200 के नीचे है तो 89 जोड़ेंगे, 89 जोड़ने पर जितना आएगा अब ये स्टेट का हो जाएगा, ठीक है। तो 165 किसके लिए होता, महान्यायवादी, जैसे इसका होता तो उसका महालेखा परीक्षक, सॉरी, महाधिवक्ता, ओके। क्लियर हो गया ना? चलो आगे चलते हैं। कह रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 6 और 6 वर्षों के लिए। यह तो 65 6 और वर्ष हो 65। गए। हाँ, फिर कह रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है कि नहीं? होता है। ये तो सही होता है। है। इसको जो वेतन मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान मिलता है। रॉन्ग। ठीक है, अगला कह रहा है आगे, ये सही था, वेतन किसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही मिलेगा, केवल जो महान्यायवादी क्योंकि था उसका फिक्स करता है। महान्यायवादी को नहीं मिलता है। हाँ, फिर कह रहा है सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी कहीं भी योग्य नहीं होगा, सही है ना? सही ये है। सही है। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, नहीं। कहे को कोई पदच्युत नहीं कर सकता, ठीक है। तो हटाया कैसे जाएगा? उसे उसी रीति से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम उच्चतम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश न्यायाधीश को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की देखिए, प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैग के विषय में हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। न्यायाधीश। फिर कह रहा है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। फिर से समझिए इसको, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है, मतलब उसे देखना भी है। ये नहीं केवल वो वैध है कि वैलिड है यही चेक करे, ठीक है। उसमें बताया गया है ना कि उसमें वो परिवर्तन भी कर सकता है, तो ये सही हो गया ना। अब इसका रीजन देते हैं, वित्त प्रशासन के संविधान में संविधान और संसद को कानून को बनाए रखना है। कह रहा उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना, इसको ध्यान में रख करके वो कुछ करेगा, ठीक है, वित्तीय प्रशासन के लिए। तो एकदम बिल्कुल इसकी व्याख्या भी है, अगर इसकी व्याख्या को हम लोग पढ़ें तो देख लेते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य व्यय की वैधता औचित्य दोनों को सुनिश्चित करना होता है, क्योंकि उसे यह अधिकार या निर्धारित करना है कि वित्त प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के
कानूनों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। ठीक है, उसे ये सुनिश्चित करना औचित्य होता है। मतलब जी, औचित्य मतलब बता दीजिए। औचित्य दोनों को मतलब औचित्य मतलब ये होता है कि जो वित्त है दोनों के मतलब कहा जाए उसको लेखा जोखा को बनाए रखना है, कोई कम ज्यादा ना हो पाए। ठीक है, मेंटेन बना के रखना। मतलब इसको भूमिका भी निभानी है कि ये ना हो कि कहीं पर ऐसा हो जाए वित्तीय प्रशासन और संसद दोनों में टकराव हो जाए किसी स्थिति में। ये नहीं कि ये केवल व्यय को कम ज्यादा करेगा, व्यय को कम ज्यादा इस प्रकार से करेगा जिससे प्रशासन, वित्तीय प्रशासन भी डिस्टर्ब ना हो और संसद का कानून भी डिस्टर्ब ना हो, दोनों को मेंटेन करते हुए चलेगा। इसलिए ये औचित्य की भूमिका भी निभाता है। ठीक है, व्यय को तो कम ज्यादा करेगा ही, लेकिन किस हिसाब से, ताकि इन दोनों में डिस्टरबेंस ना आए, इसको देखते हुए। ओके, जब प्राक्कलन समिति के रिपोर्ट ये लेता है और हाँ और जो है वही उसको ले जाके संसद को देता है ना। कैग मतलब हाँ, कि एक प्रकार का अटॉर्नी जनरल, जैसे छोटे पद पे ऑडिटर होते हैं जो लोअर हम्म पहले पोस्ट आया करता था, वही हम्म, ना, जो प्रधान हाँ हाँ, राज्य खाते का वो करता है, वही कैग होता है। हम्म कैग वो बड़का वाला है और छोटे स्तर वो पे हम्म, ये जो है सरकार उसको का क्या ऑडिट बोलते हैं करता है। हाँ हाँ, यहाँ कौन सा पद होता था लोअर पीसीएस में? ऑडिटर का क्या नाम बोलते हैं उसको? ऑडिटर ही तो ऑडिटर जनरल, कहते थे। ऑडिटर जनरल। अच्छा हाँ। ठीक है, आगे देखें। नहीं ये कहो। ठीक, आगे। ये सेक्रेटरी टाइप है ना। सेक्रेटरी नहीं है, कोई अच्छा नाम है, भूल रहा हूँ मैं। चलो देखते हैं तब लोअर तक आगे। पीसीएस में पहले होता था। अच्छा, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पालन नहीं किया जाता है? निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन एक महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? पहला कह रहा है भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण और उससे संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। संचित निधि से संबंधित जो सभी व्यय होते हैं उसका लेखा परीक्षण करना और उसको उससे संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना इसका कर्तव्य है कि नहीं है? दूसरा कह रहा है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि से संबंधित भी यही करता है। तीसरा कह रहा है संविधान, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि के लेखा का परीक्षक भी यही करता है। अगला कह रहा है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण भी यही करता है। तो इसका कह रहा है सही कौन सा नहीं, ये तीनों तो सही है। देखिए, संचित निधि का मेंटेन कौन करेगा? महालेखा परीक्षक। आकस्मिक निधि को मेंटेन कौन करेगा? महालेखा परीक्षक। जितने भी व्यापार हैं उनका निर्माण, लाभ और हानि, इनका भी मेंटेन कौन करेगा? महालेखा परीक्षक। लेकिन जो सार्वजनिक धन है, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण ये नहीं करता। ठीक है, राजस्व में जमा कर सुनिश्चित करना और सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा करने का काम इसका नहीं होता है। ठीक है, इसके देखो कार्य कौन कौन से होते हैं महालेखा परीक्षक के, देख लेते हैं। पहला कार्य, वह केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व से भारत के अंदर तथा भारत के बाहर के व्यय को लेन देन रखता है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार का जो भी राजस्व इधर उधर होगा उसको मेंटेन रखेगा। दूसरा, जो व्यापार से संबंधित जो चीजें होंगी उसको भी मेंटेन रखेगा। अगला, भंडार गृह का लेखा भी जोखा भी रखता है। अगला, राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकाय का भी लेखा जोखा रखता है। अगला, वह सरकारी कंपनियों और निगमों के लेखा परीक्षण भी करता है। ठीक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रण न करके केवल उसकी समीक्षा का कार्य करता है। नियंत्रण नहीं रखता वो भारत का वित्त पर, केवल समीक्षा ही करता है। ओके, जबकि ब्रिटेन में नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोनों कार्य भी करता है। सिर्फ वो मतलब देखता सही हुआ है कि गलत, क्या देखता है कि ये काम सही हुआ है कि गलत, ये करता है, नियंत्रित करने का काम नहीं करता। ओके, वही ऑडिट ही करता है। ऑडिट ही करता है। अगला कह रहा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य है कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि से संदेह है। ठीक, संचित निधि वाला था ही,
फिर कह रहा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखा जोखा का परीक्षा करने तथा उसकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। सही है कि गलत? तो सही होगा। सही सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है ना? ठीक। अगला कह रहा है ये आईएएस का क्वेश्चन है क्या? बहुत लंबा है। ये देखो देखो दिया है कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण शब्द आ गया। नियंत्रण शब्द से ही क्लियर हो गया, ये वाला गलत हो गया। ओके, नियंत्रण कहीं पर नहीं करेगा। बाकी फिर कह रहा है कि कैग के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं प्रतिवेदन समीक्षा करेगा। प्रतिवेदन का तो करेगा। फिर कह रहा है कि एजेंसियों का वो भी करेगा। फिर कह रहा है जो सरकारी कंपनियां होंगी उसका भी करेगा, केवल नियंत्रण कहीं का नहीं करेगा। और कैग का वर्णन किस आर्टिकल में? 148। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती? टीका टिप्पणी कौन देखेगा? कैसे हटाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, वो सदन के दोनों सदनों से पारित होकर के ना। तो सदन में कौन कौन है? संसद है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति के बैठक में उपस्थिति रहता है? लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। जब लोक लेखा बैठक का रिपोर्ट कौन सौंपता है? कैग। ठीक, कैग सौंपता है, तो वही उपस्थित भी रहेगा। फिर कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? 148। 148 तो उसमें है, 49, उसमें था केवल। ठीक है, 149 में कर्तव्य को निर्धारित है। ओके, महालेखा परीक्षक अगर आता किस आर्टिकल में है तब 148 होता है। फिर कह रहा है नियंत्रक और महालेखा, हाँ, फिर कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। कह रहा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है कब? दोनों सदनों के संबोधन पर ना। वैसे संबोधन नहीं, उस पर 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, बहुमत लिखा है। हाँ, तो ये थोड़ा सा अभी गलत है, इसमें कह सकते हो बहुत अच्छा वो नहीं दिया एग्जाम्पल। ठीक है, और अगर हम कहें भारत का महालेखा परीक्षक जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र नियुक्ति करेगा, उसे पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का साबित कदाचार और असमर्थता पर ही ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जाता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत से समर्थित होना चाहिए। वही चीज कह रहा है कि उनके द्वारा वैसे हटाया जाएगा। फिर देखो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एकमात्र मित्र और मार्गदर्शक है। किसका रिपोर्ट सौंपता है? लोक लेखा समिति का ना, उसी में पार्टिसिपेट करता है, उसी का रिपोर्ट सौंपता है। ओके, फिर कह रहा है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। जो नियुक्ति करेगा उसी को तो होगा। फिर कह रहा है किस वर्ष अकाउंटिंग ऑफ ऑडिटिंग से अलग किया गया इसे, और महालेखा परीक्षा का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रह गया? 1976। ओके, मतलब महालेखा परीक्षा का कार्य अलग होगा और लेखा परीक्षा का कार्य अलग होगा। ये दोनों अलग अलग कब किए गए? 1976। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 1971 का संशोधन महालेखा परीक्षक
कब प्रभावी हुआ? 1976। ठीक, आगे कह रहा है राज्य के वित्तीय लेखाओं का परीक्षण कौन करता है? राज्यों के वित्तीय लेखा। राष्ट्रपति। नहीं, वित्त से संबंधित लेखा। वित्त संबंधित लेखा क्या होता है? मैंने बताया था वो 3 कैग, लेखाओं का प्रतिवेदन सौंपता है ना, कैग। कैग 3 का सौंपता है ना, एक विनियोग विधेयक, एक वित्त और एक एक वित्त सरकारी। विधेयक और एक सरकारी उपक्रम। ठीक है। फिर लोक नीति का अभिभावक कौन होता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक, परीक्षक। फिर कह रहा है भारत के सीएजी जो महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है? लोक वित्त संरक्षक के रूप में ना। ये कह रहा है गिरीश चंद्र मुर्मू बने रहे भारत के महालेखा परीक्षक थे या ना। गिरीश चंद्र मुर्मू किस क्रम के थे? 14वें क्रम के महालेखा परीक्षक। ओके, फिर आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको मिलान करना है। मिलान इसका देख लेते हैं हम लोग जल्दी से व्याख्या को। कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा से मिलान है और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसके प्रतिवेदन को कहां प्रस्तुत करता है? लोक लेखा समिति के। महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय। ओके, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश समान ना। फिर महान्यायवादी लोकसभा की बैठक में भाग लेता है। ठीक है, भारत का महाधिवक्ता महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय का। अच्छा, न्यायाधीश के समान ये योग्यताएं कहा है। ठीक, अच्छा बताइए, जो भारत का महाधिवक्ता जो होता है राज्य का, उसकी जो योग्यताएं होनी चाहिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के? हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के होगा ना सर? नहीं, महाधिवक्ता तो हाई कोर्ट होगा सर, और हाई कोर्ट का तो सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का तो 10 साल के लिए होता है ना, या तो उसका एक्सपीरियंस 10 साल का या उसकी तरह काम कर रखा हो लॉयर के पद पे, ऐसा। नहीं, वो सब चीजें अलग की है। वो तो है, हमारे कहने का मतलब ये है कि किसके समान योग्यताएं होनी चाहिए। तो अगर महान्यायवादी होगा तो सुप्रीम कोर्ट के लिए। ओके, और अगर महाधिवक्ता होगा तो हाई कोर्ट। ओके, ठीक है। आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन कौन करता है, यानी समीक्षा कौन करता है? लोक वित्त क्रियाकलाप का अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यावसायिक बैंकों के निष्पादन द्वारा। ओके, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन द्वारा। चलो इसको पढ़ते हैं जल्दी से। लिखा है पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखना। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलाप का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आता है इसके अंतर्गत? लोक वित्त के अंतर्गत 3 चीजें देखा हम लोगों ने। सार्वजनिक व्यय, ये वाला हो जाएगा, ये तो आता है। और लोक राजस्व और सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आते हैं ना। और लोक वित्त का संबंध किससे नहीं है? इस वाले से ये डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन हो गया, और बाकी तीनों एक समान है। सार्वजनिक खर्चों का परीक्षण करता है इसके अंतर्गत, लोक वित्त सरकार के अंतर्गत, सार्वजनिक राजस्व का और वित्त प्रशासन का। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो चुका है।